गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा टॉपिक संसद के कार्य जो है वो स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है संसद का विधि निर्माण का कार्य, कानून बनाने का जो कार्य है उसके बारे में जानकारी दे दी थी। जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी कानून बनने से पहले विधेयक के रूप में प्रस्तुत होता है, और अगर विधेयक साधारण विधेयक है तो उसको संसद के किसी भी सदन के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस भी सदन में पहले वो गया है वहाँ पर उसके 3 वाचन होते हैं, और तीनों वाचन जो है उसके अंदर विस्तार से उस विधेयक पर चर्चा की जाती है। प्रथम सदन में पारित होने के बाद में विधेयक जो होता है उसको दूसरे सदन के अंदर भेजा जाता है, और अगर दूसरे सदन में भी विधेयक जो है वो पारित हो जाता है तो लास्ट में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में वो विधेयक कानून बन जाता है। लेकिन अगर कोई सदन उसमें कोई रुकावट पैदा करता है, कोई सुझाव देता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर संयुक्त बैठक जो है वो बुलाई जाती है, और संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, और जो भी गतिरोध होता है उसको दूर करने के बाद में वो विधेयक राष्ट्रपति के पास में जाता है, और हस्ताक्षर होने के बाद में विधेयक कानून बन जाता है। ये तो हुई थी हमारी विधि निर्माण की प्रक्रिया। अब देखिए, धन विधेयक के संबंध में संसद जो है उसको क्या अधिकार प्राप्त है? धन विधेयक पारित करना। संसद का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है धन विधेयक पारित करना। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि धन विधेयक होता क्या है। तो जो पैसे से संबंधित, जैसे कोई टैक्स लगाने से रिलेटेड ऐसा कोई कानून लाया जाना है जो कि पैसे से संबंधित है, तो वो विधेयक जो है वो धन विधेयक की श्रेणी में आता है। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद 109 है उसमें धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। धन विधेयक की प्रक्रिया, ठीक है। और जो अनुच्छेद 110 है उसके अंदर धन विधेयक क्या होता है इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, परिभाषित किया गया है 110 के अंदर। ठीक है, धन विधेयक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये राज्यसभा के अंदर प्रस्तुत नहीं होता है, ये केवल लोकसभा जो है उसमें प्रस्तुत होता है। ठीक है, केवल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये लोकसभा के अंदर प्रस्तुत होता है, और राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद में ही इसको लोकसभा के अंदर प्रेजेंट किया जा सकता है या लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब देखो, लोकसभा में अगर ये पारित हो जाता है तो राज्यसभा के पास सिफारिश के लिए भेजा तो जाता है, लेकिन यदि विधेयक जिस दिन से गया है उस डेट से लेकर के 14 डेज के अंदर अंदर अगर राज्यसभा ने उस विधेयक को पारित नहीं किया तो वो विधेयक जो होता है वो अपने आप पारित मान लिया जाता है। मतलब कि राज्यसभा को विधेयक के संबंध में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। केवल अधिकार किसके पास में है? लोकसभा। केवल एक सिफारिश के लिए राज्यसभा के पास जाएगा, और वो केवल 14 दिन की देरी लगा सकती है इसमें, मतलब विलम्ब कर सकती है उसको वो करने में। तो 14 डेज तक उसको अपने पास रख सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकती। ठीक है, तो यदि 14 दिन के अंदर उसको पारित नहीं किया तो विधेयक जो होता है वो अपने आप पारित समझ लिया जाता है। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ध्यान रखनी है कि धन विधेयक केवल सरकारी सदस्य जो होते हैं, सरकारी सदस्य जो हैं उनके द्वारा ही प्रस्तुत होता है। मतलब कि जो गैर सरकारी सदस्य हैं वो धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका नेक्स्ट कार्य था। नेक्स्ट है संविधान संशोधन का कार्य। देखो, संविधान संशोधन से रिलेटेड कार्य मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, अपन ने ये बहुत बार पढ़ लिया है। संसद जो है वो संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखती है, और संसद जो है उनकी जो 3 प्रक्रियाएं हैं उनसे संशोधन किया जाता है। संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से, और संसद के विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों के आधे राज्यों की विधान सभाओं के समर्थन से संशोधन। तो ये जो 3 विधियां हैं इनके बारे में अपन बहुत बार इनको पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर आपको सेम वही चीज़ लिखनी है कि संविधान संशोधन का कार्य कैसे करती है संसद। ठीक है, तो तीनों प्रक्रियाएं आपको इसमें लिखनी है।
नेक्स्ट जो कार्य आता है वो आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण का। ये भी वैसे हमने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा था कि संसद जो है या व्यवस्थापिका जो है वो कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण रखती है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन एक बार बोर्ड में भी पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन में कि कौन कौन से तरीके जो हैं उनके द्वारा संसद जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो आपको पता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो होती है उसमें सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायी होना आवश्यक है और जनता जो है वो वोटिंग के जरिए, मताधिकार के जरिए क्या करती है, नियंत्रण रखने का कार्य करती है। लेकिन कार्यपालिका के प्रतिदिन के कार्य जो हैं उन पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करेगा? हम दिन प्रतिदिन तो उनसे नहीं मिलते या दिन प्रतिदिन तो हम नहीं रख सकते ना नियंत्रण। हम तो केवल जब चुनाव होते हैं उस टाइम पर हम नियंत्रण लगा सकते हैं कि भाई हम उस सरकार को चुन लें या उसको चुन लें। लेकिन जो दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं कार्यपालिका के, उन पर नियंत्रण जो है वो संसद के द्वारा किया जाता है और संसद अनेक तरीकों का प्रयोग करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। जैसे कि प्रश्नकाल होता है जिसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव आदि। तो ये बहुत से प्रस्ताव हैं जो कि संसद जो है वो कार्यपालिका के सदस्यों पर नियंत्रण रखने के लिए जारी करती है। और सबसे बड़ी शक्ति जो नियंत्रण की है वो है अविश्वास प्रस्ताव। देखो अविश्वास प्रस्ताव अगर सदन में पारित हो जाता है, किसी भी मंत्री के विरुद्ध में हुआ हो, तो प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसको सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत बोलते हैं कि सारे मंत्री जो हैं वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। मतलब अगर किसी मंत्री के विरुद्ध में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया तो उसकी वजह से संपूर्ण मंत्रिमंडल जो है उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके संसद के सारे कार्य जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद थोड़ा सा ये मैंने एडिशनल बच्चों को बताया था, ये मैं आपको नोट्स में भेज दूंगी कि साधारण बहुमत क्या होता है, पूर्ण बहुमत क्या होता है, प्रभावी बहुमत क्या होता है। ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा ये लिखने के लिए कि क्या है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि भाई ये पूर्ण बहुमत है क्या, कितना इसमें चाहिए होता है बहुमत, या प्रभावी बहुमत किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने आपको नोट्स में मेंशन की हुई हैं और मैं आपको ये भेज दूंगी। लेकिन ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है इसको, बट एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा, सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट्स हैं, इसके नीचे के जो पॉइंट्स हैं। बाकी आपका ये जो चैप्टर है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम हमारा जो राष्ट्रपति वाला चैप्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे। थैंक यू।